यस, ये पैसेज जो है, ये पैसेज हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, इसको मैंने समझा दिया गया है। ये पैसेज मैंने आपको ग्रुप में सेंड भी कर दिया है। सो इफ यू वांट टू गो अहेड एंड यू कैन रीड द पैसेज व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, इसके साथ और एक पैसेज था जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी, और उसके साथ ही यहाँ पर हम लोग उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ये एज अ होमवर्क मैंने दिया था सेकंड पैसेज। फर्स्ट पैसेज के क्वेश्चंस यहाँ पर करने थे, बताने थे मुझे क्या आंसर्स थे। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ हमारे पैसेज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया गया है, लेकिन इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या है, ये डायरेक्टली यहाँ पर बताया गया है। क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इट हैज टू फेस इज द पुअर ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि यहाँ पर हमारा, यस सुमन। मैम क्वेश्चंस हो गया था, दूसरा पैसेज करवाना था। दूसरा पैसेज करवाना था, क्वेश्चन सारे हो गए थे? यस मैम। ओके, अगर क्वेश्चन सारे हो भी गए थे तो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट आर द आंसर्स और कहाँ पर आपको आंसर मिलेंगे उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर पाए हैं क्लासेस। ठीक है, यस सुन। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के थ्रू मिल गया कि पुअर ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको आंसर करना है वट एवर थिंग इज, क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखें तो यहाँ पर ये सारी ही चीजें जो हैं ये सेम चीज बता रही है, और इन सभी चीजों के बारे में एटलीस्ट बच्चे ना यहाँ पर अनम्यूट रखिए। ठीक है, बातें करते करते क्लास नहीं करते हैं। मैं जब समझा रही हूँ तो पहले सुने क्लास में क्या हो रहा है। ये तीन चीजें जो हैं ये ऑलरेडी हमारे क्लास में डिस्कस की गई हैं, जो पैसेज है उसमें भी डिस्कशन किया गया है, लेकिन स्पेसिफिकली जब मेंशन किया गया है कि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, तो जो चीज स्पेसिफिकली मेंशन की गई है उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना है। पैसेज में अगर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली तो वही चीज को हम चूज करेंगे एज एन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स दैट कुड बी टेकन बाय स्कूल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए, यानी कि जो चीजें ऑलरेडी हो रखी हैं, जो चीजें ऑलरेडी हो रही हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट मतलब आगे बढ़ाने वाला प्रोसीजर आपका चाहिए आपको। तो आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, द स्कूल्स एंड कॉलेजेस मस्ट नॉट ओनली फोकस ऑन द रैंक्स एंड ग्रेड्स बट ऑन द एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि हमें सिर्फ यहाँ पर ग्रेडिंग को, रेटिंग को, ये सारी चीजें ही ध्यान नहीं रखनी है, हमें यहाँ पर बच्चों के एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स को भी डेवलप करना है। तो फॉर द डेवलपमेंट वी नीड व्हाट, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल्स। फोकसिंग ऑन ग्रेड एंड रैंक्स वी ऑलरेडी हैव। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए यानी कि आगे बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा हमें ए के साथ में, जो ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, ग्रेड सिस्टम और रैंक सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके साथ हमें क्या चाहिए, एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज आयरनिकल अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आयरनिकल का मतलब बताया था, एनालिटिकल का मतलब होता है कि जब आप किसी सिचुएशन में कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और उससे कुछ बहुत ही अलग हो जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपने एक अपने फ्रेंड की मदद की, तो जब आप उसको जरूरत पड़ी तो आपने उसकी मदद की, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास सबसे पहले दिमाग में उसी पर्सन का नाम आएगा जिसको आपने हेल्प की है। तो आप यही सोचेंगे कि वो पर्सन को मैंने हेल्प किया है उसके बैड सिचुएशन में, तो वो भी मुझे हेल्प करेगा मेरे बैड सिचुएशन में। अगर वो नहीं करते हैं देन इट इज एन आयरनी दैट आपका जो एक्सपेक्टेशन था वैसा यहाँ पर नहीं हुआ। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो सबसे पुराने एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है, लेकिन अभी तक वो डेवलप नहीं हो पाया। So according to the passage, your irony about the Indian education system is that old yet not developed, यानी कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है, सबसे पुराना है, लेकिन अभी तक डेवलप नहीं किया है। Understood? All right. Question number 4. Which of the following factors is responsible for creating the bad environment in classroom? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है
एनवायरनमेंट खराब करने में, जो पढ़ाई हो रही है, जो क्लास हो रही है, उसके बीच में क्या यहाँ पर खराबी, क्या यहाँ पर परेशानी बन जाता है। ठीक है, कीप योर माइक्स म्यूटेड। यहाँ बार बार मैं देख रही हूँ एक बच्चे का अनम्यूट हो रहा है माइक। एक बार यहाँ पर और डिस्टर्बेंस हुई उस बच्चे की तरफ से तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। आई डू नॉट वांट डिस्टर्बेंस व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग। डाउट है, हैंड रेस करो, आई विल अलाउ यू टू स्पीक। यस, तो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग कि पैसेज में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैसेज में लिखा हुआ है कि हमारा क्लास का एनवायरनमेंट कब खराब होता है, जब हम यहाँ पर ऐसे टीचर्स को हायर करते हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि जो कि अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं। टू सेव मनी द स्कूल्स हायर टीचर्स who are not qualified enough. This creates a very bad classroom environment and learning. यानी कि learning भी खराब होती है और आपकी classroom environment भी खराब होता है। So according to the passage, आपका unqualified teacher would be the answer. If we logically expect the answer, यानी कि अगर हम reasoning के थ्रू इसका आंसर करना चाहेंगे बिना पैसेज पढ़े, तो ये चारों ही ऑप्शन पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पैसेज के थ्रू आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज परप्लेक्स का एंटोनिम खोजना है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। परप्लेक्स का मतलब होता है जहां आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ में है कि वहां उस सोल्यूशन को आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं। ठीक है, नाउ इसका ऑपोजिट मीनिंग होता है एक्सप्लिसिट में। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज बहुत डिटेल में समझ लेते हैं या समझा देते हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मुझे लग रहा है कि ये क्लास में बिल्कुल कभी नहीं होगा। इतना बार समझाने के बावजूद यहाँ पर बार बार माइक्स जो हैं अनम्यूट हो रहे हैं। बच्चे, जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है, अगर आपके तरफ से जो भी नॉइज क्रिएट होता है उसमें मेरी आवाज जो होती है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो अगर कोई बच्चा क्लास मिस कर जाता है, वो रिकॉर्डिंग सुनता है, तो उसे कुछ भी वहां पर सुनाई नहीं देगा अगर आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है तो। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क में, जस्ट लीव अ मैसेज हियर। यस, तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि जब आपको कुछ ऐसी तरीके से समझाया जाए या फिर आप समझ ले कोई बात को, जब आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी डाउट ना रहे। तो ये बिल्कुल अपोजिट मीनिंग का है परप्लेक्स का। तो परप्लेक्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट। बिविल्डर का मतलब भी कंफ्यूज होना हो चाहे, परटर्ब्ड का मतलब भी कंफ्यूज होना होता है, कंफाउंड का मतलब भी कंफ्यूज होना होता है। ये अलग अलग सिचुएशन में यूज करने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, दो इन तीनों का जो मीनिंग होता है, इन चारों का जो मीनिंग होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, पूरा सेम नहीं, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। आपको यहाँ फाइंड आउट करना है किस सिचुएशन में आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, बिविल्डर जो होता है वो आपका यूज होता है जब आप एक तरह से शॉक हो जाते हैं। ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। जैसे कभी कई बार ऐसा होता है, अचानक से आपने कुछ किया नहीं होता है, फिर भी क्लास में आपको डांट पड़ जाती है, या घर पे कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ किया नहीं होता है, फिर भी आपको डांट लगने लगती है। तो उस टाइम आप बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही शॉक्ड होते हैं कि आखिर मुझे डांट क्यों पड़ रही है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तो उस सिचुएशन में आप बेविल्डर यूज करेंगे। परटर्ब्ड आप यूज करते हैं जब आप उस तरह कंफ्यूज होता है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, इनोसेंस के तौर पर बच्चों से अगर आप कुछ ऐसी बातें कहें जो लॉजिकल हो, जो रीजनिंग हो सकता है कि वो समझ नहीं पाए, या फिर जो लॉजिकल नहीं है वैसी कोई बातें उन्हें समझाना चाहे तो वो समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप परटर्ब्ड का मतलब यूज करेंगे। कंफाउंड का मतलब तब यूज होता है, कंफाउंड का मतलब भी कंफ्यूज होता है, लेकिन ये तब यूज होता है जब आप कोई अच्छा सिचुएशन में कंफ्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन आपको बार बार ऑफिस में परेशान करता है, बार बार आपको कमेंट करता है, बार बार आपको टीज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन वो आकर आपसे सॉरी भी बोलता है और आपको ये बोलता है कि वो आगे से कभी परेशान नहीं करेगा बिना आपके कुछ किए। तो इसका मतलब आप सिचुएशन अच्छा ही हुआ। ठीक है, अब वो आपको परेशान नहीं करेगा तो ये चीज तो आपके लिए अच्छी ही है, लेकिन ये एक शॉक भी है कि आपने सोचा, आप कंफ्यूज हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके परिवर्तन हो गया, इस तरह
उसका जो बिहेवियर है वो इस तरह कैसे बदल गया बिना कोई काम किए या बिना कुछ आपके कंप्लेन किए या बिना कुछ उसको बोले, ठीक है। ऑल राइट, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन पैसेज 1 यू कैन आस्क राइट नाउ। पैसेज 1 में अगर आपको कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करिए, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। All right, अगर if you don't have any doubt then let's go ahead and passage 2 हम लोग यहाँ पर पहले मुझे क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए क्योंकि ये होमवर्क था। तो passage 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following components make polyethene? ये पैसेज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन मैं पहले इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये होमवर्क था आपका, तो यू शुड हैव टोल्ड मी द आंसर, यू शुड हैव बीन एबल टू आंसर दिस, ठीक है। आपको ये आंसर आना चाहिए और अगर आप आंसर कर देते हैं फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मार्क करके रखूंगी और उसके बाद आंसर एक्सप्लेन करूंगी। यस, वैभव। मैम डी होगा। डी, ओके। यस, चैट बॉक्स में भी मेरे पास बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू आंसर दे कैन गो अहेड एंड आंसर। वन बाय वन आंसर करिए, सारे क्वेश्चन के साथ एक साथ आंसर मत कर दीजिए, ठीक है। फिर वो आपका आंसर कहीं ऊपर ही रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में ही रह जाएगा। यस अजीत। सॉरी मैम, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। All right, I have What are the reason of degradation of ozone layer? Cutting down of trees. बच्चे अनम्यूट करके पढ़िए। यस, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। बच्चे आंसर आप एक ही बार में एक ही क्वेश्चन का करें ताकि आपका आंसर फिर ऊपर ना चला जाए, क्योंकि अभी तक एक फर्स्ट क्वेश्चन के ही आंसर मेरे पास आ रहे हैं। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर के बहुत सारे आंसर मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, विच most of you have opted for option D. So I'm going to go ahead and mark this question option here. मैं यहाँ पर सिर्फ मार्क कर रही हूँ उसे। अभी हम सोल्यूशन नहीं बताएंगे, सोल्यूशन हम तब बताएंगे जब मैं पैसेज एक्सप्लेन कर दूंगी। All right, question number 2. According to the passage, what are the reasons of degradation of ozone layer? According to the passage यानी कि पैसेज में क्या रीजन बताया गया है डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर का? यस संध्या। मैम एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बी। ओके, वैभव, व्हाट इज योर आंसर? मैम बी होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, एनीबडी? बाकी स्टूडेंट यहाँ चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। All right, so most of the students have answered and I'm still getting the answer and option B ही सब कोई चूज कर रहा है, तो हम इसे यहाँ पर मार्क करके रख देते हैं, ठीक है। Yes, question number 3, you can keep on answering the question number 2 और 3 के साथ भी आप आंसर कर सकते हैं। What are the dangers posed to humans for being a part of ocean web? Yes, Sandhya. मैम ऑप्शन सी। Okay. Rest of the student, you can answer through the chat box. I'm seeing here coming answer from at least 10 to 15 student have already answered.
All right, so most of you have answered option C. So यहाँ पर option C को हम mark करके रख लेते हैं. And moving on to question number 4. Why do pathways and fence look ugly? Why do pathways and fence look ugly? Yes, option आप question number के साथ भेजिए बच्चे. It will get mixed up. Yes, I can still see a lot of students not answering any of the question. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन का. All right, so I'm going to go ahead and mark for the question number 4, जिसके यहाँ पर ऑप्शन मुझे 2 आ रहे हैं. Yes, option number B are the most chosen one, but still यहाँ पर option number D भी कोई choose कर रहे हैं कुछ बच्चे. चलिए ठीक है, हम दोनों को मार्क करके रख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को भी, ऑप्शन नंबर डी को भी. क्वेश्चन नंबर 5. which suffix is used in the word practically? Practically जो word है उसमें क्या suffix use हुआ है? You can keep on answering for the question number 4. It will be in here. पैसेज अगर किसी ने रीड नहीं किया है तो बच्चे पैसेज आपको ग्रुप में गया था, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ क्लास में पढ़ाया था. ठीक है, तो यू शुड हैव एटलीस्ट, अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट आपको पता करना चाहिए बाकी स्टूडेंट से कि क्या पढ़ाई हो रही है. ठीक है, या फिर आप एटलीस्ट ग्रुप चेक कर लिया करें कि क्या मैसेज जा रहा है, क्या टीचर भेज रहा है, तो आपको उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आपने पढ़ाया नहीं था या फिर आपने अटेंड नहीं किया था क्लास. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर मुझे ऑप्शन सी ही दिख रहा है सबका चूज होते हुए. So I'm going to go ahead and mark this as your answer. ठीक है. Now rest of the students, if you want to keep answering, you can go ahead and answer all the questions. यहाँ पर मैं पैसेज पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या चीजें हमने पैसेज में पढ़नी है, क्योंकि ये पैसेज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ पढ़ने के लिए दिया था. ठीक है. Alright. So let's start with the passage explanation. Plastic bags have a wide range of usability in our day-to-day lives. For instance, we use them to carry our foodstuff from grocery shop. We also use them as gloves to do dirty chores or as knee pads while gardening. Plastic bag जो है वो हमारे everyday life में range of चीजों के लिए यूज किया जाता है, यानी कि उसका कोई एक पर्टिकुलर चॉइस नहीं है कि इसी चीज के लिए यहाँ पर यूज होगा. बहुत सारी चीजों के लिए हम यहाँ पर प्लास्टिक बैग यूज करते हैं. ठीक है, और ये पर डे हम किसी ना किसी काम के लिए यूज करते ही हैं प्लास्टिक बैग. फॉर इंस्टेंस की यहाँ पर एक बात मान लेते हैं, फॉर इंस्टेंस यूज होता है जब आपको कोई एग्जाम्पल देना हो. तो जब आप फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखना चाहते हैं, तो फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, तब आप फॉर इंस्टेंस यूज करते हैं सेंटेंस में. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग पे जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग का मतलब होता है जब आप सब्जियां या फिर घर में खाने पीने का राशन का जो सामान है उसे लेने जा रहे हैं, तो वो ग्रोसरी कहलाते हैं. तो ग्रोसरी जो शॉप्स होते हैं वहां पर जब आप सामान लेने जाते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द फूड स्टफ जो होता है, खाने वाला जो सामान होता है, वो
प्लास्टिक के बैग में ही कैरी करने दिया जाता है, या आप खुद जो बैग लेके जाते हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टिक के बैग्स होते हैं। प्लास्टिक के जो ग्लव्स बनता है, ठीक है, पॉलीमर यूज करके जो ग्लव्स बनता है वो आप डर्टी चेयर्स यूज करते हैं काम करने के लिए। डर्टी चेयर्स होते हैं जिन काम को करने के लिए आप हाथ गंदे नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गार्डन में पेड़ पौधे लगा रहे हैं और आपको हाथ गंदे नहीं करने हैं, तो आप उसके लिए हैंड में ग्लव्स पहन सकते हैं। नी पैड पहनते हैं ताकि आप अगर घुटने टेक के वहां पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके घुटनों में मिट्टी ना लगे और ना ही आपके घुटनों में दर्द हो, इसके लिए नी पैड्स आते हैं जो कि प्लास्टिक के ही बने रहते हैं, ठीक है। We also cover our plants and plastic with plastic bags to prevent them from frosting at night. हम यहाँ पर प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उनसे पौधों को भी कवर कर सकते हैं। कवर करने से क्या होगा कि वहां पर फ्रॉस्टिंग नहीं होगी, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो ठंड की वजह से, ज्यादा ठंड होने की वजह से जम नहीं जाएंगे। अगर हम उससे प्लास्टिक से कवर कर देते हैं उस पौधे को, तो उसके अंदर जो एक ब्रीफ यहाँ पर टेम्परेचर रहता है वो वहां पर मेंटेन रहता है और वो जमते नहीं है, वो मरते नहीं है पौधे, ठीक है। Basically, plastic bags can be improvised to do so many things and are therefore very handy at home. प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उससे हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और इसीलिए ये बहुत ही हैंडी होते हैं। हैंडी होने का मतलब ऐसी चीज जो आप बहुत वाइड रेंज में यूज करते हैं, एवरीडे यूज करते हैं, तो वो चीज जो है वो आपके लिए हैंडी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक पेन है जो आप एवरीडे यूज करते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए पेन बहुत ही हैंडी है, इसीलिए इसे हैंडी कहा जाता है। The reason why plastic bags are so popular is because they are cheaper than eco-friendly bag. Eco-friendly bag जो होते हैं, that is the bags that are made from cardboard, paper or jute or any other क्लोथ्स दैट आर यूज्ड, ठीक है। जो कपड़े के बैग्स होते हैं या जो कार्डबोर्ड के बैग्स होते हैं वो आपके इको फ्रेंडली बैग हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हम यूज इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो चीप नहीं होते हैं, वो सस्ते नहीं होते हैं, वो फ्री में नहीं मिलते हैं। आपने ये चीज ध्यान दी होगी कि जब आप ठेले वाले के पास भी आप जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, तो वहां पर आपको प्लास्टिक बैग फ्री में मिल जाता है, उसके लिए आपको पैसे पे नहीं करने होते हैं। लेकिन अगर आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं और वहां पर वो जूट का बैग दे रहे हैं या फिर कार्डबोर्ड का बैग दे रहे हैं, तो उस टाइम आपको 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए कई बार आपको देने होते हैं उस बैग को कैरी करने के लिए, which is obviously you can say a little more expensive, or you can say you have to pay a price to get the eco-friendly bag. But plastic bags आपको लेने के लिए कभी कभार प्राइस नहीं देना पड़ता है, और अगर देना पड़े तो बहुत ही कम, इतना कम कि आपको पता भी नहीं चलता है उसका प्राइस। सो दैट इज वाई प्लास्टिक बैग्स आर वेरी पॉपुलर, इसीलिए ये हर जगह हर समय यूज होता है। Furthermore, plastic bags are waterproof and very convenient during rainy season. ये waterproof भी होते हैं और बारिश के समय बहुत ही convenient होते हैं, यानी कि बहुत ही useful होते हैं। इनका बहुत सारे uses हम देख सकते हैं when we have the rainy season, उस टाइम बारिश के पानी से बचाने के लिए बहुत सारी चीजें जो है हम प्लास्टिक बैग में डाल देते हैं, तो इस टाइम पे हमारा प्लास्टिक बैग जो है वो बहुत ही काम आता है। Whilst there are many advantages we can accrue from using plastic bags, the reality of the matter is that they pose serious threats to us and the environment. While waste का मतलब होता है while, ठीक है, हम यहाँ पर कितने भी यहाँ पर एडवांटेजेस बता लें प्लास्टिक बैग्स के, एक्योर मतलब गिना देना, ठीक है, अगर हम एडवांटेजेस गिना रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद ये रियलिटी है कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है प्लास्टिक बैग्स। One of the reason why plastic bags are bad for the environment is that they practically take forever to decay. पहला रीजन जो है हमारा प्लास्टिक बैग हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्यों खराब है, इसका पहला रीजन ये है कि ये डीके नहीं होते हैं बहुत जल्दी। डीके होने का मतलब कि इनका जो
केमिकल बॉन्डिंग है ये टूटता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स होते हैं या जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं, ठीक है, डेड होने के बाद उनका जो केमिकल इंटीग्रिटी होता है, जो केमिकल एलिमेंट्स हमारे शरीर पे जुड़े होते हैं वो सभी डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सभी जाके मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लास्टिक बैग है या प्लास्टिक जो हमारा मटेरियल है वो डिकम्पोज नहीं होता है, उसका जो केमिकल बॉन्डिंग है वो टूटता नहीं है, वो उसी स्टेट में सालों साल चलता जाता है। भले प्लास्टिक फट जाएगा, भले प्लास्टिक थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन उसका कंपोजिशन जो होता है वो टूटता नहीं है। The plastics have very low rate of degradation and that it may take thousands of years for a small piece to disintegrate, यानी कि इसका जो डिग्रेडेटिंग रेट है, यानी कि इसका डीके होने का या डिकम्पोज होने का जो रेट है वो इतना स्लो है कि एक छोटे से प्लास्टिक के कैप को भी, अगर बॉटल का हम छोटा सा कैप ले लें, उस कैप को भी डिसइंटीग्रेट होने में, इस कैप को भी केमिकल बॉन्डिंग उसका टूटने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे, ठीक है, हजारों साल लग जाएंगे एक छोटे से कैप को डिकम्पोज होने में। It may goes without saying therefore that since the first modern plastic bags were designed in 1965 by the Swedish company Celloplast, virtually all the plastic bags are still in existence today. यानी कि अगर इतना स्लो डीकेइंग रेट है उसका, इतना डिग्रेडिंग रेट इतना स्लो है उसका, तो हम कह सकते हैं श्योरिटी से कि 1965 में जो स्वीडिश कंपनी है सेलोप्लास्ट, उसने जब स्टार्ट किया था प्लास्टिक बैग बनाना, जैसे हम अभी यूज करते हैं उस तरह उन्होंने 1965 में स्टार्ट किया था उस तरह के बैग्स बनाना, और वो सारे के सारे बैग्स जो हैं वर्चुअली यानी कि उस स्टेट में नहीं है भले, लेकिन वो सारे के सारे आज भी एग्जिस्ट करते हैं, वो डिकम्पोज नहीं हुए हैं आज तक, ठीक है। manufactured from polyethylene, a high density plastic, these bags can withstand all weather condition. ये प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं ये पॉलीइथीन से बनते हैं, ये मटेरियल जो होता है ये हाई डेंसिटी का होता है, और ये प्लास्टिक बैग जो होते हैं ये किसी भी वेदर कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप बहुत ज्यादा गर्मी में हैं, चाहे आप बहुत ज्यादा ठंड में रह रहे हैं, चाहे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, किसी भी वेदर कंडीशन में प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज जो प्लास्टिक से बनी हुई है वो खराब नहीं होगी, वो आप यूज कर सकते हैं उसमें स्टोर करने के लिए, कुछ भी रखने के लिए, ठीक है, वो प्लास्टिक का कवरिंग आपका खराब नहीं होगा। सेकेंडली, दे कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। सेकेंड मेजर रीजन जो है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक बैग खराब है वो इसलिए क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि इसका हाथ है क्लाइमेट चेंजेस में, ठीक है। जो भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है प्लास्टिक बैग्स उसका, ठीक है। एनीथिंग दैट यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से इस पैराग्राफ से यहाँ तक जो समझाया, इसमें ऐसा कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आया हो तो you can raise your hand and ask the question. Anything that you have a doubt on? अंकित, कुछ डाउट है आपको? किसी को भी कोई डाउट? चलिए, नहीं है डाउट तो आई एम गोइंग टू गो एंड मूव अहेड इन द पैराग्राफ। 3 पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेलोप्लास्ट हो गया है। ऑलराइट, सो सेकेंड रीजन, मेजर रीजन जो यहाँ पर बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज में ये कंट्रीब्यूट करता है, इसी वजह से ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। कैसे कंट्रीब्यूट करता है ये हम देखते हैं। ऑल द पॉलीमर्स एंड
compounds used in the creation of plastic bags such as polypropylene and polyethylene are derived from petroleum and natural gas. तो बहुत सारे जो पॉलीमर्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लास्टिक बैग बनाने में काम आता है, जैसा कि पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथीन, ये सारे डिराइव हुए हैं, डिराइव यानी कि बनाए गए हैं किससे? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, ठीक है। The process of extracting fossil fuel and then processing it to produce plastic releases greenhouse gases into environment. Process जो होता है जिससे जो फॉसिल फ्यूल है उसको निकाला जाता है, जहां से वो एग्जिस्ट करता है वहां से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसे एक केमिकल प्रोसीजर से गुजारा जाता है जिसकी वजह से प्लास्टिक बनता है। इस पूरे प्रोसीजर में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। This has resulted to degradation of ozone layer which subsequently led to global warming. ये ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से आपका ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है, ठीक है, खराब हो रहा है, और ओजोन लेयर खराब होने की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। It is also not economically viable to use non-renewable resources like petroleum and natural gas to produce a commodity that has a very short lifespan. यानी कि इकोनॉमिकली ये अच्छा नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि ऐसे रिसोर्स जो दोबारा हम यहाँ पर बना नहीं पाएंगे अगर खत्म हो जाए या दोबारा कहीं नहीं मिलेंगे अगर खत्म हो जाए, जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनको हम खर्च कर क्या बना रहे हैं? प्लास्टिक बैग, जिस ऐसा कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि जिनका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा है। लाइफ स्पैन यानी कि जिस टाइम ड्यूरेशन में वो यूज होता है, जैसे अगर हम एक शैम्पू खरीदते हैं, शैम्पू की बॉटल खरीदते हैं, वो शैम्पू की बॉटल अगर मैक्स टू मैक्स 2 महीने चलती है, कोई अगर बहुत कम यूज कर रहा है तो 2 मंथ चलेगी, अगर कोई बहुत ज्यादा यूज कर रहा है तो 1 मंथ चलेगी, यानी 1 to 2 मंथ वो जो आपका शैम्पू है वो आपके यूजफुल है। उसके बाद जब वो शैम्पू खत्म हो जाएगा तो उसके प्लास्टिक को आप क्या करते हैं? उस डब्बे को आप फेंक देते हैं। तो कितना भी ज्यादा आप यूज करें, जब तक उसके अंदर का पैकेजिंग के अंदर का प्रोडक्ट है तब तक आपके पास वो पैकेजिंग रहेगा और उसके बाद वो पैकेट आप फेंक देंगे। अगर आप बिस्किट खाते हैं, बिस्किट के पैकेट्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, जब तक आपका वो बिस्किट रखा हुआ है तब तक वो सही है। जिस दिन वो बिस्किट खत्म हो गया उसके बाद वो पैकेट भी फेंका जाता है। कई बार ऐसा होता है घरों में आपकी जो मम्मी होती हैं वो बिस्किट निकाल के डब्बे में रख देंगी और पैकेट फेंक देती हैं तुरंत ही, यानी कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो जो प्लास्टिक है वो यूज हो रहा है, जब तक कि वो कंज्यूमर के पास नहीं आ जाता, कंज्यूमर उसे यूज नहीं कर लेता, सिर्फ तभी तक वो प्लास्टिक पैकेजिंग रहता है यूजफुल, ठीक है। तो उस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम ऐसे रिसोर्सेस खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जो दोबारा हमारे पास वापस नहीं आएंगे अगर ये एक बार खत्म हो गए, ठीक है। तो ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मोरओवर प्लास्टिक बैग्स पोल्यूट द एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली हैं, उसके अलावा प्लास्टिक बैग जो है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं। कैसे पॉल्यूट करते हैं? दे पॉल्यूट आवर लैंड मेकिंग देम लुक अगली एंड अनटाइडी। हमारे लैंड को वो पॉल्यूट करते हैं। कैसे पॉल्यूट करते हैं? इस तरह कचरा फैलाकर जिससे वो भद्दे और खराब दिखे, ठीक है। एंड सिंस दे आर वेरी लाइट, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, उनका वजन नहीं रहता है प्लास्टिक बैग्स का, तो वो विंड और वाटर के थ्रू कैरिड हो जाता है, यानी कि अगर पानी बह रहा है कहीं पर तो वो उसके साथ प्लास्टिक बैग्स भी बहकर उस जगह इकट्ठा हो जाएंगे जहां पानी इकट्ठा हो रहा है, या फिर अगर बहुत तेज, थोड़ी सी भी तेज अगर हवा चलेगी तो प्लास्टिक बैग्स जो खाली फेंके हुए हैं कचरे के सामने वो उड़कर दूसरी जगह भी चले जाएंगे। और इस वजह से ये लिटर मतलब जो कचरा इधर उधर फेंक देना, उसको लिटरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये लिटर करते हैं कहाँ पर? हमारे पाथवेज में, पाथवे यानी कि फुटपाथ या फिर जो भी घर के आसपास एरिया है चलने के लिए, फेंसेस यानी कि आपकी जो आउटर बाउंड्री है, हाउसेस जो आपके घर के आसपास का एरिया है, और जो पेड़ पौधे हैं उन सभी को यह बहुत ही
गंदा लुक दे देते हैं, बहुत ही कचरा जैसा लगता है जहां पर भी ये प्लास्टिक उड़ के जा रहे हैं। दे ऑल्सो पॉल्यूट वाटर बॉडीज, ये वाटर बॉडीज को भी पॉल्यूट कर देते हैं, सिर्फ लैंड को नहीं वाटर बॉडीज को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। ऑल द प्लास्टिक इवेंचुअली एंड अप इन द ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज। आप चाहे प्लास्टिक किधर भी फेंक रहे हो, ठीक है, आपका डंपिंग एरिया कहीं भी हो, एट द एंड ऑफ दैट साइकिल, वो जो साइकिल होता है कि आपका जैसे आपने अपने डस्टबिन में फेंका कोई कचरा, फिर वो डस्टबिन से आपका जो भी घर में आपके नौकर हैं या आपकी जिसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में कि वो कचरा बाहर फेंके, तो वो बाहर कहाँ फेंकते हैं, वो बड़े वाले डस्टबिन में फेंकते हैं। फिर जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से जो गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, वो आपका कचरा लेके एक जगह डंप करती है। फिर वहां से जो डंपिंग एरिया से है, वहां से सारा का सारा जो कचरा होता है एट द एंड जाकर ओशियन या फिर किसी भी बड़े वाटर बॉडी में ही जाके डंप किया जाता है, वो लैंड पे कहीं भी नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, लुक एट द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। हवाई और कैलिफोर्निया दो जगह है जिनके बीच में एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एक जगह है, यानी कि ये एक हवाई और कैलिफोर्निया जो है ये बीचेस वाले एरिया है, ठीक है, जहां पर समुद्र लैंड से मिलता है, ऐसे एरिया है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा एरिया है जहां पर ग्रेट गार्बेज पैच बना दिया गया है, यानी कि वहां पर सारा कचरा जो है इकट्ठा करके पैसिफिक ओशियन में फेंक दिया जाता है। ठीक है, the place has the world's largest accumulation of plastic waste on water bodies। ये जो जगह है यहाँ पर लार्जेस्ट accumulation, सबसे ज्यादा यहाँ पर कचरा फेंका जाता है। ठीक है बच्चे, if you have any question or doubt just raise your hand, do not unmute yourself unnecessarily। yes Rohit। मैम accumulation means? accumulation मतलब इकट्ठा करना। हेलो yes, मैम फिर से बोलिए। इकट्ठा होना या इकट्ठा कर लेना, जमा देना एक जगह। ओके मैम, थैंक यू। यस, जमा करने को एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये लार्जेस्ट पैच है, यानी कि यहाँ पर सारा कचरा यहीं पर सबसे ज्यादा बड़ा एरिया है जहाँ पर सारा जगह का कचरा एक साथ लाकर फेंक दिया जाता है, इकट्ठा करके वहां पर फेंक दिया जाता है। तो एक्यूमुलेशन यानी कि वहां पर जमा हुआ है, ये सारा कचरा जो है वो वहां पर जाकर फेंक दिया जाता है। तो या तो वो जमा हो रखा है या फिर वो ओशियन के अंदर चला गया है। ठीक है, with so much plastic floating on water the marine life is put into too much risk। इतना सारा जो प्लास्टिक है पानी के ऊपर तैर रहा है, ये मेराइन लाइफ यानी कि ओशियन के अंदर का जो पानी है उसके अंदर का जो लाइफ है, वहां पर जो पेड़ पौधे उग रहे हैं ओशियन बेड पे, जो फिशेस वगैरह रह रही हैं वहां पर, जितने भी क्रिएचर्स रह रहे हैं वाटर क्रिएचर्स, उन सभी को ये रिस्क में डाल देता है। पहला चीज, अगर जो प्लास्टिक है वो अगर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है तो उसका क्या नुकसान होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है, ठीक है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर भी रहते हैं, उन सभी को सन रेज की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो बहुत ज्यादा हो, हर किसी को सन रेज की जरूरत होती है, क्योंकि विटामिन डी उन सभी को मिलता है उससे। ठीक है, और भी बहुत सारे विटामिन मिनरल्स जो होते हैं वो आपको सन रेज से मिलते हैं। तो जितने भी ओशियंस हैं, ये जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उनमें पानी के थ्रू ही सनलाइट जितना जाता है उतना ही जरूरत होता है अंदर के क्रिएचर्स को जीने के लिए। लेकिन अगर आप वहां पर प्लास्टिक फैला देते हैं या फिर किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर प्लास्टिक फ्लोट कर रहा है, प्लास्टिक क्या करता है, आपका जो सनलाइट है उसको डेविएट कर देता है, यानी कि उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, जो ओशियन का पानी है अगर उसके सरफेस पे यहाँ पर प्लास्टिक फ्लोट कर रहा है तो वो प्लास्टिक उसे अंदर नहीं जाने देगा, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा उसे। ठीक है, तो वहां पर जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सभी को सनलाइट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है उसको बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगेन आई एम टेलिंग अनम्यूट, डोंट हैव एनी, बार बार कह रही हूँ, क्लास इतनी बार आप लोग डिस्टर्ब करते हैं कि पूछे मत। ये क्या तरीका है आपका? अगर आपको नहीं करना है क्लास, आप शौक से बाहर बैठिए, कोई मजबूरी नहीं है, ये एड ऑन सब्जेक्ट है,
कोई जरूरत नहीं है आपको क्लास अटेंड करने की, लेकिन अगर क्लास में बैठना है तो शांति से बैठिए एकदम। क्वेश्चन पूछना है, इतने सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हैंड रेज करके, आपका हैंड रेज नहीं हो रहा है क्वेश्चन पूछते वक्त? एक तो 10 बार आप लोग ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क इश्यू है तो बताते नहीं है, 4 बच्चों को 50 बार डाटा तक जाके एक मैसेज करता है कि मैम नेटवर्क इश्यू है। आधे घंटे में क्लास खत्म होने वाली है और अभी तक ये लोग रिज्वाइन करते रह रहे हैं। Do not unmute yourself unless and until you want to ask a question or you want to answer the question. जब समझा रही हूं तो बीच में डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करिए। मुझे भी तकलीफ होती है, मेरा भी यहाँ पर कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, जो बच्चे सुन रहे हैं उनका भी कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। नहीं करना है क्लास, शौक से बाहर बैठो, किसी को जबरदस्ती नहीं करवा रही हूँ मैं क्लास। यहाँ पर क्लास डिस्टर्ब मत करो। लेकिन सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर अगर प्लास्टिक जो है वो फ्लोट करता है सरफेस पे ओशियन के या किसी भी वाटर बॉडी के, तो वो सनलाइट को पेनिट्रेट नहीं करने देता है, जिसकी वजह से अंदर की जो लाइफ है, अंदर के जो क्रिएचर्स हैं, अंदर के जो पेड़ पौधे हैं, उन सभी को सनलाइट जो चाहिए होती है उतनी भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये रिस्क पे आ जाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल जो होती है वो पूरी भी रिस्क पे आ जाती है कि उनके जो डेफिशिएंसी हो जाती है उन सभी चीजों में, उन सभी जानवरों में, उन सभी पेड़ पौधों में डेफिशिएंसी हो जाती है सनलाइट के जो भी मिनरल्स उनको चाहिए होते हैं। The situation is even worse if the plastic finds its way to the bottom of the ocean where many sea creatures live and lay eggs. सिचुएशन वर्स हो जाती है, यानी कि इससे भी बदतर सिचुएशन हो जाती है अगर जो प्लास्टिक है वो ओशियन के बॉटम तक यानी कि अंदर तक चला जाए। ठीक है, फ्लोट करते करते वो सिर्फ सरफेस पे ना रहे, वो अंदर तक अगर चला जाए जहां पर सी क्रिएचर्स रहते हैं, वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैसे? Apart from eating the plastic, the sea creatures may also get entangled and trapped by them. जो सी क्रिएचर्स हैं वो कई बार प्लास्टिक बैग खा लेते हैं और इसके यहाँ पर अगली बार जिसका भी अनम्यूट हुआ, चाहे वो क्वेश्चन पूछने के लिए हुआ हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हुआ, अनम्यूट हुआ तो आपको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। यस मैम। सी क्रिएचर्स जो होते हैं वो ना ही सिर्फ प्लास्टिक खा जाते हैं, बल्कि यहाँ पर कई बार उसमें फंस भी जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर ट्रैप हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं और वहीं कई बार रह जाते हैं। उनकी डेथ उसी तो वजह से हो जाती है क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते, वहीं पर फंस जाते हैं वो। ठीक है, मेराइन लाइफ और मेराइन एनिमल्स ऑल्सो मिस्टेक प्लास्टिक पीसेस एंड बैग्स फॉर फूड। जो मेराइन एनिमल्स यानी कि जो ओशियन के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कई बार गलती से प्लास्टिक बैग को खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो खाने का सामान लगता है। ठीक है, उन्हें लगता है कि वो खाना फ्लोट कर रहा है वहां पर, इसी वजह से वो लोग प्लास्टिक बैग्स खा जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। नाउ इस पोर्शन में यहाँ तक जो समझाया, इसमें किसी को भी कुछ स्पेसिफिक डाउट, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया? ओके, यहाँ पर आप अभी तो बोलेंगे नहीं, फिर उसके बाद बोलेंगे कि मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये वो। जब डाउट होता है उस टाइम आप क्लियर करने के लिए बोलती हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं करता है, फिर आप मैम को किसी और को जाके बोल दोगे कि मैम तो ढंग से पढ़ा ही नहीं रही, मैम का जो पढ़ाया है वो समझ में आता ही नहीं है। Yes, so further we were discussing, for instance, sea turtle cannot differentiate plastic bags from jellyfish and they therefore consume them. Since they are not biologically designed to digest plastic, the consumed plastic get trapped in their digestive tract. यानी कि ये एग्जाम्पल दिया गया है कि सी टर्टल्स जो होते हैं, ठीक है, समुद्र में रहने वाले जो टर्टल होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, मतलब वो अंतर नहीं बता पाते हैं एक प्लास्टिक बैग में और एक जेलीफिश में। ठीक है, क्योंकि वो जेलीफिश खाते हैं, उनका वो नेचुरल फूड है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि प्लास्टिक बैग जो है वो जेलीफिश है और वो उसे खा जाते हैं।
अब क्योंकि वो बायोलॉजिकली डिजाइन नहीं किए गए, यानी कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्लास्टिक को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। उनका जो पेट वगैरह है ये सारी प्लास्टिक चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है, तो वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में यानी कि पेट में या कहीं इंटेस्टाइन में कहीं भी जाकर फंस जाता है और वहीं ट्रैप होके फंस के रह जाता है। और मेराइन एनिमल्स इवेंचुअली डाई फ्रॉम सफोकेशन, इन्फेक्शन और इनएबिलिटी टू फीड एंड एक्सक्रीट वेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि वो दम घुट के मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कई बार होता है कि थ्रोट में उनके फंस जाता है, गले में फंस जाता है, तो वो सफोकेट दम घुट के उनका डेथ हो जाता है। ठीक, कई बार इन्फेक्शन की वजह से अगर वो कहीं पेट में फंस गए या कहीं पर इंटेस्टाइन में फंस गए तो वो इन्फेक्शन की वजह से डेथ कर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो खाना न खाने की वजह से, क्योंकि आपके ट्रैक में अगर कुछ फंसा हुआ है तो आप ना तो खा पाएंगे ना ही वेस्ट एक्सक्रीट कर पाएंगे, और दोनों ही चीजें आपके लिए डेथ ही सामने आता है, ठीक है। ये सारे चीजों का जो इवेंचुअली आप यहाँ पर डेथ कर जाएंगे अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। Creatures that prey on fish such as humans, birds, terrestrial animals and other marine animals also get sucked into the equation through the ocean food web when they feed on contaminated fish. बहुत सारे जो क्रिएचर्स होते हैं जो एनिमल ओशियन में रहते हैं या वाटर बॉडीज में रहते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं यानी कि उन्हें खाते हैं, तो वो भी इन सभी चीजों में फंसे रह जाते हैं अगर वो कंटामिनेटेड फिश खाते हैं। कंटामिनेटेड का मतलब होता है अगर कोई इम्प्योरिटी, अगर कोई गंदगी, अगर कोई ऐसी चीज जो आपके लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, अगर वो चीज उसमें फिश में पाई जाती है तो वो कंटामिनेटेड कहलाता है, ठीक है। कंटामिनेटेड फिश मीट का मतलब होता है कि वो फिश ने अगर कुछ खाया होगा जिसकी वजह से उसमें कोई ऐसा चीज है उसके मीट में या फिर उसके जो भी पूरा बॉडी में अगर कोई ऐसा चीज है जो कि आपके लिए हानिकारक है और अगर आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं तो ये आपके लिए भी खतरनाक है, ठीक है। When human consume contaminated fish, they are at higher risk of getting serious health complication. For example, if they were to indigest PAHs, polycyclic aromatic hydrocarbons, and PCBs, polychlorinated biphenyl, then they have a higher chance of getting cancer. यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने जो फिश खाया उसमें ये दोनों चीजें हैं, क्या है, PAH पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या फिर PCBs है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल है, तो उस फिश को खाने के बाद आपके पास बहुत सारा ऐसा मतलब आपके पास जो रिस्क लेवल हो जाता है वो बढ़ जाता है कि आपको कैंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो पॉसिबिलिटी है कि आपको कैंसर हो सकता है वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैंसर डेवलप करने में किसी के बॉडी में, ठीक है। एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड हियर यू कैन आस्क मी। इतना पोर्शन जो लास्ट का बचा है इसमें ऐसा कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। यस शिवम। मैम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब क्या होगा? टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब वो एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं, ठीक है, जैसे आपका लायंस, टाइगर्स, ठीक है, डियर, डॉग्स, कैट्स, ये सारे जो लैंड पे रहते हैं जो ओशियन में नहीं जाते हैं। एनीबडी एल्स? और किसी को ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया? ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारा जो पैसेज है दैट इज क्लियर्ड अप, ठीक है। पैसेज हमारा यहाँ पर मैंने समझा दिया, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए गए हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द कंपोनेंट मेक पॉलीइथीन। पॉलीइथीन बनाने में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यस, अकॉर्डिंग टू द पैसेज यहाँ पर पॉलीइथीन और पॉलीप्रोपिलीन बनाने के लिए आपको कंपोनेंट चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होता है? डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस। इन दो चीजों से पेट्रोलियम या पॉलीइथीन वाले चीजें जो होती हैं, पॉलीमर्स जो होते हैं, वो इन दो चीजों से बनता है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर।
Yes. Question number 2. According to the passage, what are the reasons for degradation of ozone layer? तो passage के according degradation क्यों हो रहा है हमारे ozone layer में? ओजोन लेयर डिग्रेडेशन हो रहा है बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं. ग्रीन हाउस गैसेस क्यों निकल रही हैं? बिकॉज वी आर प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्टिंग फॉसिल फ्यूल एंड मेकिंग प्लास्टिक. ठीक है, तो यहाँ पर yes, according to the passage, आपका जो extraction of fossil fuel है, that is somehow responsible for the degradation of ozone layer. Okay. Question number 3. What are the dangers posed to human for being a part of ocean food web? यहाँ पूछा जा रहा है कि ह्यूमंस पे क्या डेंजर आ सकते हैं. ठीक है, अगर वो ओशियन के खाना खाते हैं या ओशियन में से कोई भी एनिमल है या फिर कोई ऐसा एनिमल जो ओशियन का खाना खा रहा है, अगर आप उसे खा रहे हैं तो वो चीजें भी आपको इफेक्ट कर सकती हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन जो है देयर इज नो डेंजर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगर ओशियन फूड वेब है उसमें कंटामिनेटेड चीजें खा रहे हैं तो आपको होगा ही प्रॉब्लम. ऑप्शन बी है ह्यूमन बीइंग्स बिकम वल्नरेबल टू वाटर डिजीजेस आफ्टर कंज्यूमिंग मेराइन लाइफ. वाटर डिजीजेस मतलब नाम से ही पता चल रहा है कुछ ऐसी डिजीजेस जो कि पानी से रिलेटेड होती हैं. अब यहाँ पर क्या डिजीजेस होती हैं क्या नहीं होती हैं ये हमें एग्जैक्टली बताया नहीं गया है और वाटर डिजीजेस का पैसेज में कोई भी मेंशन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते हैं. Humans have a higher chance of getting cancer web when they feed on contaminated fish meat. इसमें ये चीज मेंशन की गई है पैसेज में कि अगर हम कंटामिनेटेड, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर PAH और PCBs के कंटामिनेटेड कोई फिश मीट खाया तो हमारा हाइयर चांसेस होता है कैंसर पाने का. तो ये चीज मेंशन की गई है. Coming in contact with water animals can cause infection in human body. इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन वो तभी जब आप यहाँ पर एलर्जिक हैं किसी चीज से, तो ये चीज भी मेंशन नहीं की गई है. तो पैसेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज योर, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. Why do pathways and fence look ugly? Pathways और fence जो है वो ugly क्यों लगते हैं यहाँ पर, ये पैसेज में बताया गया है. Here they litter our pathways, fence, houses and trees and make them look ugly. क्या लिटर करते हैं? प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि वो लाइट वेट हैं. ठीक है, प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो पॉल्यूट करते हैं हमारे लैंड को गंदा दिखाने के लिए. वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं इसीलिए विंड और वाटर की वजह से वो अलग अलग प्लेसेस पे कैरिड अवे हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर plastic bags are carried away by wind and water to such places is your correct answer. ये लिटर वाला देखकर आपने ये ऑप्शन जिसने चूज किया है, पीपल लिटर अराउंड पाथवेज एंड फेंस का मतलब हो गया कि लोग वहां पर इधर उधर आपके पास पाथवेज या फेंसेस के आसपास खड़े हैं. तो लोग खड़े होने से वहां पर कचरा नहीं हो रहा है या गंदा नहीं लग रहा है, प्लास्टिक के वहां रहने से गंदा लग रहा है. ठीक है, now last question, which suffix is used in the word practically? अगर हम यहाँ पर ALLY निकालते हैं इस वर्ड से तो प्रैक्टिस लिखना होगा. ठीक है, प्रैक्टिस में ई लगता है, यानी कि अगर ये वर्ड जो है यहाँ पर PRACTISC इसके बाद ALLY लगा हुआ है, तो अगर हम इस वर्ड को निकालेंगे तो हमें ई ऐड करना पड़ेगा. तो जब सफिक्स निकालते हो, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका सफिक्स निकला है, तो आपको सफिक्स जब अलग करना होता है तो जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पर आपको इस तरह का शॉर्ट वर्ड ही पूरा निकालना हो. ठीक है, यहाँ पर ऐड भी करना पड़ रहा है आपको वर्ड निकालने के अलावा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लिख रहे हैं तो LY आपका आराम से निकल सकता है, आपको कुछ भी ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. That's why LY is the suffix in this word and practical is your word. ठीक है, अगर सफिक्स में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बता दूं, सफिक्स वो लेटर्स होते हैं या वो वर्ड्स होते हैं जो एक एक्चुअल वर्ड
डिक्शनरी में जिसका मीनिंग फाइंड आउट हो सके, जैसे प्रैक्टिकल एक वर्ड है जिसका कोई डिक्शनरी मीनिंग है, उसके साथ हमने ly बाद में लास्ट में लगा दिया ताकि हम इसका फॉर्म चेंज कर सके। और ly जो है वो सफिक्स है प्रैक्टिकल वर्ड के आगे जो एड ऑन हुआ है, ठीक है, जो वर्ड से पहले लगता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इम्पोर्टेंट लिखूं, इम्पोर्टेंट का एक डिक्शनरी मीनिंग वर्ड है वो, ठीक है, वो वर्ड एग्जिस्ट करता है और उसके आगे मैंने अन लगा दिया, UN लगा दिया, तो अनइम्पोर्टेंट का मतलब हो गया कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी एक एक्चुअल वर्ड है। तो UN जो है वो आपका प्रीफिक्स है जो कि वर्ड से पहले लगता है, और इम्पोर्टेंट आपका वर्ड है जिसके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगाया जा सकता है, ठीक है। Now, is there any doubt that you want to ask me? कोई डाउट है यहाँ पर किसी को भी? चलिए, डाउट नहीं है तो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड टेक योर अटेंडेंस हियर। एंड और एक बात बता दूं, यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद और एक पैसेज मैं आपको भेजूंगी, वो पैसेज हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। लेट मी सी, पैसेज हमने लास्ट क्लास स्टार्ट किया था ना, यस वी कैन डिस्कस। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग उस पैसेज को डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड है। ये जो पैसेज था इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, ठीक है, यानी कि इससे आसान मिल सकता है, इससे हार्ड भी मिल सकता है, लेकिन नेक्स्ट पैसेज जो मैं आपको भेजूंगी उससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको, शायद बहुत कम चांसेस हैं कि उससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको मिलेगा पैसेज, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप वहां पर रीड करेंगे उस पैसेज को, उसके क्वेश्चन आंसर आप करके आएंगे। एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सो डू नॉट थिंक कि यहाँ पर मैम बता देंगी फिर हम बना देंगे, उतना टाइम नहीं रहेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा पैसेज है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, और अगर छोटा है भी तो भी बहुत डिफिकल्ट है, तो उसे समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा समझाने में। तो आप यहाँ पर अच्छे से उसको पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन बना के आइएगा। और ये जो स्टूडेंट है जो क्लास में आंसर बिल्कुल नहीं करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, इनके नाम मैं नोट डाउन करके रखी हुई हूँ, ठीक है। आप यहाँ क्लास में पार्टिसिपेटिव नहीं रहेंगे तो क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। ये क्लास आपकी ऐसी नहीं है कि यहाँ पर प्रवचन बैठ के आप सुन रहे हैं और चले जा रहे हैं अटेंडेंस लेकर। यू हैव टू बी इंटरैक्टिव इन दिस क्लास। All right, so I have taken the attendance. चलिए, तब अटेंडेंस आपका हो गया है। एनीबडी एल्स हु इज हैविंग एनी डाउट दे कैन आस्क मी। अगर नहीं है तो हम यहाँ क्लास एंड कर रहे हैं, और जो पैसेज मैं आपको भेजूंगी उससे रीड कर लीजिएगा, उससे समझ लीजिएगा। समझने के बाद अगर बन पाए क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो उसमें डिसहार्टेड नहीं होना है आपको। यहाँ पर मैं क्लास में सब कुछ समझा दूंगी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्लास में जो मैं समझा रही हूँ तो क्लास में ही बताइए कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बाद में फिर आप किसी और को जाके बोल देंगे कि मैम जो पढ़ा रही है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह पढ़ाई नहीं होती है। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओगे तब तो पता चलेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन।